उत्तर प्रदेश एक नई खोज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अभिवादन स्वीकार करिए सलमान का। जंगे आजादी लड़ते लड़ते वर्ष 1925 का समय आ चुका था और इस वक्त क्रांतिकारियों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी थी। शायद ही किसी के पास बड़ी मुश्किल से साबुत कपड़े बचे रहे होंगे, साथ ही उन पर लोगों का काफी कर्ज भी हो चुका था। ऐसे में लोगों से जबरदस्ती पैसे वसूलने के अलावा उनके पास कोई और चारा न था। ऐसी सूरत में तय ये किया गया कि अगर लूटना ही है तो क्यों ना अंग्रेजों को ही लूटा जाए, क्यों ना सरकारी खजाने को लूटा जाए। आखिर ये खजाना हिंदुस्तानियों का ही तो है, जिसे पूरे मुल्क के लोगों ने खून पसीने से कमाया है और उनकी कमाई को टैक्स के रूप में अंग्रेजों के द्वारा जबरन वसूला जाता है। तो अपने ही खजाने को अंग्रेजों से छीनना कैसी लूट। वक्त था मार्च 1919 का। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी हुकूमत के जुल्म के लगातार शिकार रहे हिंदुस्तानियों ने आगे बढ़कर अंग्रेजों की मदद की, जिसके बदले आजादी तो दूर बल्कि हिंदुस्तानियों के ऊपर थोपा जाता है एक क्रूर, अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919, द एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, जिसे हम रॉलेट एक्ट के नाम से भी जानते हैं। इस एक्ट ने ब्रिटिश सिपाहियों को इतनी शक्ति दे दी थी कि वह जब चाहे जिसको चाहे उसको बिना किसी वजह के गिरफ्तार कर सकते थे। इस कानून का पूरे हिंदुस्तान में विरोध होने लगा, जगह जगह पर आंदोलन शुरू हो गए और इस क्रम में अमृतसर के जलियांवाला बाग में अप्रैल के महीने में शांतिप्रिय ढंग से बात करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे, जहां ब्रिगेडियर जनरल डायर ने लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करवा दी, जिसमें तकरीबन 1500 से ज्यादा लोग शहीद हो गए और हजारों की संख्या में लोग जख्मी हो गए। इतिहास के पन्नों में दर्ज ये मार्मिक घटना अंग्रेजों पर आग बन के बरसने लगती है और पूरे देश में आंदोलनों की एक लड़ी सी लग जाती है। हिंदुस्तानियों के आक्रोश को अंग्रेजी सेना संभालने की कोशिश कर ही रही थी कि 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का ऐलान कर दिया। ऐसे माहौल में सरकारी कर्मचारियों ने दफ्तर जाना छोड़ दिया, सरकारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, ब्रिटिश कपड़ों का बायकॉट कर दिया गया। माहौल कुछ ऐसा हो चुका था कि लगने लगा था कि हिंदुस्तानियों को अंग्रेजों के जुल्मों से अब हमेशा के लिए मुक्ति मिल ही जाएगी। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। फरवरी 1922 में चौरी चौरा नामक गांव में विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने हमला कर दिया और जवाब के तौर पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिस वाले मारे गए। यह खबर सुनते ही गांधी जी, जो कि अहिंसा के पुजारी थे और हिंसा के सख्त विरोधी, उन्होंने तुरंत असहयोग आंदोलन को बंद करने का फैसला ले लिया और यह खबर पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है और आजाद भारत में सांस लेने का सपना देखने वाले हिंदुस्तानियों का मनोबल बुरी तरह से टूट जाता है। ऐसे में बेशक आम हिंदुस्तानी जहां कुछ दिनों का शोक मनाकर फिर से गुलामी की जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाते हैं, तो वहीं एक 25 साल का नौजवान, उसे यह गुलामी हरगिज बर्दाश्त नहीं हो रही थी और पूरी ब्रिटिश हुकूमत से आजादी के लिए अकेले ही भिड़ने के लिए यह नौजवान ठान लेता है। इस नौजवान का नाम था राम प्रसाद बिस्मिल, जिन्होंने खुद आजादी की क्रांति में लहर लाने और लोगों में जोश भरने के लिए हजारों कविताएं लिखी। बेशक यह इनकी विचारधारा थी कि आजादी एक हक है जिसे छीनना पड़ेगा और हिंदुस्तान के युवाओं में एक वर्ग ऐसा भी था जिसे गांधी जी के शांतिप्रिय तरीकों में नहीं बल्कि बंदूक की गोलियों पर विश्वास था। इसलिए ऐसे नौजवान बिस्मिल के साथ जुड़ने लगे और 1923 तक एक बहुत बड़ा ग्रुप बन चुका होता है। इस ग्रुप के लीडर बनकर उभरे थे राम प्रसाद बिस्मिल और यही वह ग्रुप था जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम से एक पार्टी का गठन करता है, जिसकी जड़ें देखते ही देखते लगभग पूरे उत्तर भारत में इस कदर फैल चुकी होती हैं कि 1924 में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव जैसे महान क्रांतिकारी भी इसका हिस्सा बन जाते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, एक दिन मैं रेल के सफर में गार्ड के पास डिब्बे में बैठा था। मैंने देखा कि स्टेशन मास्टर एक थैली लाए और गार्ड के डिब्बे में एक लोहे की संदूक में डाल गए। अगले स्टेशन पर फिर ऐसा ही हुआ।
मैंने अनुमान लगाया कि लोहे का संदूक गार्ड के डिब्बे में जंजीर से बंधा रहता होगा। पता चला कि यह सारा पैसा टैक्स का पैसा था जिसे सरकार को भेजा जाता था। एक दिन मैंने लखनऊ स्टेशन पर देखा कि गार्ड के डिब्बे से कुली लोहे को संदूक से उतार रहा है। मैंने नोट किया कि उसमें ना तो जंजीर थी और ना ही ताला जड़ा हुआ था। मैंने उसी समय तय किया कि मैं इसी पर हाथ मारूंगा। इस काम को अंजाम देने के लिए बिस्मिल ने 9 लोगों को चुना, जिसमें राजेंद्र लहरी, अशफाक उल्लाह खान, सचिंद्र बख्शी, चंद्रशेखर आजाद, मनमथनाथ गुप्ता, मुकुंदी लाल बनवारी लाल और मुरारी शर्मा शामिल थे। 9 अगस्त 1925 काकोरी स्टेशन और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ऐसे में रात के घने अंधेरे को चीरते हुए एक ट्रेन बड़ी तेजी से लखनऊ की ओर आगे बढ़ रही थी। यात्रियों से खचाखच भरी इस ट्रेन के यात्री ठंडी हवा से प्रफुल्लित हो रहे थे, लेकिन वे इस बात से अनभिज्ञ थे कि यह ट्रेन कभी अपने लक्ष्य तक पहुंचेगी ही नहीं। ट्रेन लखनऊ से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर थी कि अचानक ट्रेन में बैठा एक मूंछों वाला आदमी खिड़की से बाहर की ओर झांकता है और फिर अपने सामने एक आदमी को देखकर मूंछों को ताव देता है। इस आदमी ने टोपी पहन रखी थी, जो अपनी जगह से उठता है और अचानक एक झटके में ट्रेन की चेन को खींच देता है। चेन खींचते ही सभी यात्री अचंभे से इस टोपी वाले आदमी को घूरने लगते। किसी की कुछ कहने या सुनने से पहले ट्रेन की अलग अलग सीटों पर बैठे 10 क्रांतिकारी हाथ में पिस्तौल लेकर खड़े हो जाते हैं और जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि कोई अपनी जगह से हिलने की कोशिश नहीं करेगा। ये वही क्रांतिकारी हैं जिनके कारण आज हम आजाद भारत में सांस ले पा रहे हैं और जिन्होंने एक ऐसी डकैती को अंजाम दिया जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक मील का पत्थर साबित हुई। काकोरी डकैती की कहानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वो अहम कहानी है जिसे संभवतः पूरे देश ने बेशक भुला दिया है, लेकिन इसी घटना के कारण हमें भगत सिंह जैसे वीर और बलिदानी देखने को मिले और इसी घटना के द्वारा रखी गई नींव पे स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई और हमें आजादी भी मिली। साथियों, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसने पूरी तरह से खुफिया तरीके से काम करना शुरू कर दिया था और लखनऊ, शाहजहांपुर, वाराणसी एवं आगरा जैसे शहरों में इसके बेस मौजूद थे। जहां एक तरफ पूरे देश में अंग्रेज जुल्म कर रहे थे, वहीं इकलौते इसी एसोसिएशन में इतनी हिम्मत थी जिसके बलबूते पर अंग्रेज इस बात को बिल्कुल भी नहीं भूल पा रहे थे कि यह मुल्क हिंदुस्तानियों का है। साथ ही इन क्रांतिकारियों ने लगातार अंग्रेजी हुकूमत को यह स्मरण करवाया कि उन्हें यह क्रूर शासन छोड़ना ही होगा। ऐसे में वर्ष 1925 की शुरुआत में बिस्मिल ने पार्टी की सीक्रेट मीटिंग बुलाई, जिसमें मुद्दा बिल्कुल साफ था कि एक ऐसा प्लान बनाना जिससे इंग्लैंड में बैठी अंग्रेजी हुकूमत के हुक्मरान के कान भी झन्ना जाएं और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाए। 5 जुलाई 1925 शाहजहांपुर के एक खुफिया कमरे में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के भरोसेमंद क्रांतिकारी मीटिंग के लिए बैठे हुए थे और तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और बिस्मिल कमरे में अचानक घुसते हैं और अचानक ही सब शांत हो जाते हैं। कमरे की इस शांति को बिस्मिल अपनी जोशीली आवाज से तोड़ते हैं और जोशीले अंदाज में कहते हैं, तुम सब ने देखा होगा, असहयोग आंदोलन के बंद होते ही अंग्रेज बेलगाम हो चुके हैं। उनके जुल्म लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और इससे भी ज्यादा तकलीफ की बात यह है कि अब देशवासियों ने भी अंग्रेजों के सामने घुटने टेक दिए हैं। और अचानक तभी कमरे में एक आवाज गूंजने लगती है कि रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड कम था कि अब यह अंग्रेज नमक कानून लाकर नमक के दाम भी दुगने कर रहे हैं। साथियों, यह आवाज महान क्रांतिकारी राजेंद्र लहरी जी की थी, जिन्हें उनकी प्लानिंग करने की क्षमता के कारण सब इंजीनियर कहकर पुकारते थे। वैसे तो पढ़ाई में इन्होंने हिस्ट्री में एमए कर रखा था। इसकी आवाज के कुछ देर बाद ही
कमरे में एक दबंग सी आवाज फिर से गूंजने लगती है और अपनी मूंछों को ताव देते हुए मात्र 19 साल के फौलादी जिगरे वाले चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, बिस्मिल जी, मेरे देश की मिट्टी में आज भी बहुत दम है। इन अंग्रेजों को उनकी नाक रगड़वाने का समय आ चुका है। आजाद जी का जोश देख बिस्मिल जी मुस्कुराते हुए एक क्रांतिकारी की तरफ इशारा करते हैं, जिसके बाद यह क्रांतिकारी एक नक्शा सभी के सामने रखी बड़ी सी मेज पर बिछा देता है और फिर बिस्मिल जी कहते हैं, आज हम सभी एक ऐसे खतरनाक मिशन के लिए एकत्र हुए हैं जो सभी हिंदुस्तानियों की वर्षों पुरानी इच्छा को पूरा कर अंग्रेजों को सीधा लंदन तक झटका देगा। यह नक्शा काकोरी स्टेशन का है। और पुनः बिस्मिल जी एक क्रांतिकारी को पूरा प्लान सबको समझाने के लिए कहते हैं। यह क्रांतिकारी कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के दिग्गज क्रांतिकारियों में शुमार किए जाने वाले सचिंद्र बख्शी थे, जिन्होंने वहां बैठे सभी क्रांतिकारियों को बताया कि जिस खून पसीने की कमाई को अंग्रेज हमसे टैक्स के रूप में लूटते हैं, वह उस पैसे को शाहजहांपुर से लखनऊ एक ट्रेन में लेकर जा रहे हैं। इस पैसे को हम लूट लेंगे और उससे हथियार खरीद कर अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ने का काम करेंगे। सचिंद्र जी की बात खत्म होते ही बिस्मिल जी पूरा एक्शन प्लान समझाते हैं। ट्रेन में कुल 6 डिब्बे हैं। आखिरी डिब्बा गार्ड कैबिन का है, जिसमें खजाना एक तिजोरी में रहेगा जो तकरीबन 50 से 60 किलो की होगी। राजेंद्र, आजाद और सचिंद्र, आप तीनों दूसरे नंबर के कोच में सफर करेंगे और हम सब तीसरे नंबर के कोच में। ट्रेन जब लखनऊ से लगभग 15 किलोमीटर दूर काकोरी के पास होगी, आजाद राजेंद्र को इशारा करके सिग्नल देंगे, जिसके तुरंत बाद राजेंद्र तुम चैन खींच देना और इसके बाद हम सभी यात्रियों को संभाल लेंगे और फिर तुम तीनों दूसरे नंबर के कोच से निकलकर गार्ड कैबिन में घुसकर तुरंत तिजोरी को ट्रेन से नीचे फेंक देना। लेकिन ध्यान रहे, ट्रेन रोकने से तिजोरी खोलने तक हमारे पास बहुत कम समय रहेगा और अंग्रेजों को लखनऊ से काकोरी पहुंचने में मात्र 30 मिनट लगेंगे। बिस्मिल कुछ आगे कहते, तभी बिस्मिल के प्रिय मित्र और एचआरए के हट्टे कट्टे क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खान उन्हें यह कहते हुए टोकते हैं कि गार्ड कैबिन में तो पुलिस भी हो सकती है। तभी बिस्मिल मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बिल्कुल सही, गार्ड कैबिन में एक हथियार के साथ गार्ड होगा, इसलिए तुम भी इन तीनों के साथ वहां जाओगे और गार्ड को सिर्फ बेहोश करोगे, मारोगे नहीं। सारा प्लान समझाने के बाद मीटिंग खत्म होती है। अब क्रांतिकारियों ने प्लान तो बना लिया, लेकिन इसका परिणाम वैसा बिल्कुल नहीं होता जैसा ये सब सोच के चल रहे थे। 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से खजाने से भरी ट्रेन निकलती है और इसमें 10 के 10 क्रांतिकारी अलग अलग जगहों से चढ़ जाते हैं। रात का समय था और पूरी ट्रेन में खिड़की से ठंडी हवा आ रही थी। सारे यात्री लगभग सुस्ती और अर्ध निद्रा की अवस्था में थी और इधर काकोरी स्टेशन का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था और अब लखनऊ से तकरीबन 15 किलोमीटर ही बचे रह गए थे और खिड़की से दिख रहे काकोरी स्टेशन के बोर्ड पर आजाद जी की नजर पड़ती है, जिसके तुरंत बाद वह राजेंद्र की तरफ इशारा करते हैं और मूंछों को ताव देते हैं और राजेंद्र चैन खींच देते हैं, जिससे ट्रेन धीमी होनी शुरू हो जाती है। ट्रेन लगभग रुक चुकी थी और सभी क्रांतिकारी सभी यात्रियों को चुप रहने के लिए कहते हैं। आजाद और उनके 2 साथी धड़ल्ले से गार्ड कैबिन की तरफ जाते हैं और उधर तीसरे नंबर के कोच से अशफाक उल्लाह खान भी गार्ड कैबिन में पहुंच जाते हैं। जैसे आजाद वहां मौजूद गार्ड का ध्यान भटकाते हैं, वैसे ही पीछे से अशफाक उल्लाह खान उसे बेहोश कर देते हैं। इसके बाद सारे के सारे मिलके तुरंत तिजोरी को बाहर फेंक देते हैं। हालांकि तिजोरी खोलना जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं।
और तिजोरी खुलने से पहले ही सभी एक पल के लिए ठहर जाते हैं, सिहम जाते हैं। दरअसल एक जोर की आवाज सुनाई देती है और यह आवाज सामने से एक और आती ट्रेन की थी। इधर यह ट्रेन करीब पहुंच जाती है और तिजोरी खुलने का नाम नहीं ले रही थी और सभी के मन में यह बात आ रही थी कि अगर उस ट्रेन में ब्रिटिश पुलिस हुई तो सारा प्लान गले में सांप पहनने के जैसा हो जाएगा। सबकी धड़कनें तेज होने लगती हैं और सभी इस ट्रेन की तरफ देखते हैं तो यह मालगाड़ी होती है जिसमें पुलिस के होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सीटी मारते हुए यह मालगाड़ी सीधा निकल जाती है और इसके निकलते ही सभी के चेहरे पर एक शांत सा भाव आ जाता है। इधर काफी देर से राजेंद्र और आजाद जी तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहे थे, किंतु जब वह नहीं खुली तो अशफाक उल्लाह खान ने अपना माउजर मनमथनाथ गुप्ता को पकड़ा दिया और हथौड़ा लेकर बक्सा तोड़ने में जुट गए। अशफाक उल्लाह खान ने अपने विशाल हाथों से जोर से तिजोरी पर प्रहार किया जिससे वह एक झटके में खुल जाती है। ऐसे में मनमथनाथ गुप्ता ने उत्सुकतावश माउजर का ट्रिगर दबा दिया जिससे छूटी गोली अहमद अली नामक मुसाफिर को लग जाती है और वह मौके पर ही ढेर हो जाता है। शीघ्रतावश चांदी के सिक्कों व नोटों से भरे चमड़े के थैले चादरों में बांधकर वहां से भागने में एक क्रांतिकारी बनवारी लाल की चादर वहीं छूट जाती है। सुबह होने तक यह खबर हिंदुस्तान के कोने कोने तक आग की तरह फैल चुकी होती है और जैसे कि उम्मीद थी ठीक वैसा ही हुआ। इन 10 क्रांतिकारियों ने वह कारनामा कर दिखाया। खुद को सर्वशक्तिशाली समझने वाले अंग्रेजों की नाक के नीचे से पूरे लगभग 8,000 रुपए लेकर ये क्रांतिकारी रफू चक्कर हो गए। जो हजारों लोगों की भीड़ नहीं कर पाई वह इन 10 क्रांतिकारियों ने कर दिखाया था और अंग्रेज सिर्फ हाथ मलते रह गए। अब अंग्रेज लगभग पूरी तरह से पागल हो चुके होते हैं और बुरी तरह से खोजबीन शुरू कर देते हैं और ऐसे में उन्हें सबसे पहला सुराग काकोरी स्टेशन पर ही मिल जाता है और वो सुराग था क्रांतिकारी बनवारी लाल की चादर जो वही छूट गई थी और उस चादर पर एक दुकानदार का नाम लिखा था जिससे पूछताछ करने पर अंग्रेजों को वो बनवारी लाल का पता बता देता है और अंग्रेज उन्हें पकड़ लेते हैं। बनवारी लाल अंग्रेजों को मजबूरी में काकोरी ट्रेन एक्शन और सारी प्लानिंग एवं उससे जुड़े लोगों की डिटेल्स बता देते हैं जो कि क्रांतिकारियों पर बिजली से भी ज्यादा भारी पड़ जाती है और 1926 के अंत में सभी क्रांतिकारी एक एक करके पकड़ लिए जाते हैं सिवाय चंद्रशेखर आजाद को छोड़कर। यूं तो केस कुछ महीनों तक चला लेकिन वह सिर्फ नाम का था क्योंकि डेमोक्रेसी का राग अलापने वाले अंग्रेजों ने गवाह से लेकर वकील तक सब के सब खरीद रखे थे और वे किसी भी सूरत में इन क्रांतिकारियों को फांसी दिलवाना चाहते थे जिससे कि दोबारा कोई इनके खिलाफ आवाज न उठा सके। 19 दिसंबर 1927 को रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और राजेंद्र लहड़ी को फांसी दे दी जाती है। आजादी के ये दीवाने फांसी के फंदे पर खुशी खुशी भारत मां की आजादी के लिए झूल जाते हैं। फांसी के फंदे पर झूलने से पहले रामप्रसाद बिस्मिल ने लोगों में जोश भरने और अंग्रेजों को उनकी औकात दिखाने के लिए बिस्मिल अजीमाबादी द्वारा लिखित एक पंक्ति को पढ़ा था जो कुछ इस तरह से थी कि शरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हालांकि अंग्रेजों की सोच थी कि इनकी फांसी से हिंदुस्तानी डर जाएंगे, लेकिन असल में ये महान क्रांतिकारी हिंदुस्तानी युवाओं के लिए प्रेरणा बन जाते हैं और यह प्रेरणा ही हिंदुस्तान में अंग्रेजों के विरुद्ध उग्र आंदोलन का कारण बनती है। वहीं दूसरी ओर रामप्रसाद बिस्मिल के बाद चंद्रशेखर आजाद जी ने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नेतृत्व संभाला और उन्हीं के नेतृत्व में भगत सिंह और राजगुरु ने 32 mm की सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल कॉल्ट से जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी और भारत छोड़ने के लिए 1929 में वायसराय को भी डराया गया था।
27 फरवरी 1931 के दिन चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में एक क्रांतिकारी से मिलने गए थे, जिसकी खबर किसी मुखबिर के द्वारा अंग्रेजों को मिल जाती है। और इसी अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद और ब्रिटिश पुलिस के बीच मुठभेड़ होती है। और जब आजाद जी की बंदूक में सिर्फ एक गोली बची रह जाती है, तब इस भारत मां के अमर सपूत ने अंग्रेजों के आगे झुकने के बजाय खुद को ही गोली मारना बेहतर समझा। लेकिन गम इस बात का है कि आज हमारे इन वीर सपूतों की कुर्बानी को लगभग हम सभी भूलते जा रहे हैं। और ये अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन क्रांतिकारियों को नमन करते हुए इन वीर सपूतों के बलिदान और उनकी कहानियों को आने वाली भावी पीढ़ियों तक पहुंचाएं, जिससे कि हमारे क्रांतिकारियों ने जिस भारत की परिकल्पना की थी, उनका जो उद्देश्य था अपने प्राणों की आहुति देने के पीछे, वो उद्देश्य चरितार्थ हो सके और भारत विकास के मार्ग पर आज जिस तरह से अग्रसर है, उससे दुगनी रफ्तार से और आगे बढ़ सके। तो आज के हमारे इस सेशन में इतना ही। हमारा ये एपिसोड आपको कैसा लगा, अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है जिसे लगता है कि हमें अपने इस सेशन में शामिल करना चाहिए, तो हमसे जरूर साझा कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।